गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गोविंद कुमार शाही आप लोग के लिए ले आया हूँ हिस्ट्री बैच का पहला वन शॉट वीडियो। और इस पहले चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं, नेशनलिज्म का क्या मतलब। नेशनलिज्म का मतलब है कि नेशन के प्रति भावना, नेशन के प्रति फीलिंग। चलिए, तो सबसे पहले इस चैप्टर के पेज में हमें एक पेंटिंग मिलता है और वो पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरियो का। और फ्रेडरिक सोरियो का पेंटिंग उसने 1848 में पेंट किया। ये चीजें याद रखनी है, फ्रेडरिक सोरियो ने प्रिंटिंग कब किया था। चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहला टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड सोशल यूनिटी। यह इस प्रिंटिंग का नाम था। ठीक है, इस प्रिंटिंग में यह दिखाया गया है कि जितने भी दुनिया के देश है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास लाइन से लाइन पे लाइन करके आ रहे हैं। और उन सभी में सबसे आगे कौन से थे, सबसे आगे कौन दो देश है, तो सबसे आगे जो दो देश है वो है स्विट्जरलैंड और यूनाइटेड स्टेट। तो ये जो दो देश थे उस समय तक ये नेशनल स्टेट बन चुके थे, इसीलिए दिखाया गया है कि इन लोगों ने क्रॉस कर लिया स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। और स्टैचू ऑफ लिबर्टी के एक हाथ में है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट और दूसरे हाथ में है चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन। ये दो चीज हमें याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए शुरू करते हैं। इस फ्रेडरिक सोरियो की प्रिंटिंग में सबसे आगे कौन है, स्विट्जरलैंड है और यूएसए है। स्विट्जरलैंड है और यूएसए है, ये चीजें याद रखनी है। और ये उस समय तक नेशन स्टेट बन चुके थे, इसलिए आ गए। ये चीजें याद रखें कि ये उस समय तक बन चुके थे नेशन स्टेट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो नेशन स्टेट बन चुके थे, उसके पीछे थे, जस्ट पीछे थे फ्रांस के लोग, उसके पीछे थे जर्मनी के लोग, उसके पीछे थे स्विट्जरलैंड। यानी धीरे धीरे करते करते सारे कंट्री लोग स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास बढ़ रहे थे। यानी ये उसने विजुअलाइज किया था, जैसे यूएसए और स्विट्जरलैंड नेशनलिस्ट हो गया है दुनिया की, वैसे और दूसरे देश भी नेशनलिस्ट हो सकते हैं। चलिए शुरू। तो इसके बाद हम अगले टॉपिक को शुरू करें, इसका नाम है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब रिवॉल्यूशन सबसे पहले शुरू हुआ फ्रेंच में, यूरोप में भी फ्रेंच में, इसलिए हम फ्रेंच की कहानी से इसका शुरुआत करें। तो इस चैप्टर में सबसे पहले शुरू करते चलिए। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ कब, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। ये याद रखना है, ये डेट 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। शीट पॉइंट नोट करने वाला है, इसलिए हम लोग इसको याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट ये डेट। तो 1789 से पहले लोग जो थे क्या क्या आइडिया ऐसा फॉलो किया कि कौन कौन ऐसा उनका काम था जिससे लगा कि फ्रेंच एक नेशन स्टेट के तौर पे उभर सकता है। चलिए हम वो चीज़ लिखेंगे। ये दो तीन जो पॉइंट है ये हमें याद रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछता है एग्जाम सबसे पहले। हाँ, न्यू फ्रेंच फ्लैग चूज किया गया। पहले जो क्या था, पहले था फ्रांस में मोनार्की, ये चीज याद रखना है कि पहले फ्रांस मोनार्क था। तो न्यू फ्रेंच फ्लैग चुना गया, तो जो फ्रांस का मोनार्की का फ्लैग था उसको हटा दिया गया और उसके बदले में लाया गया ट्री कलर फ्लैग, ट्री कलर फ्लैग। और दूसरा क्या था, तो दूसरा पॉइंट में है कि न्यू जनरल असेंबली वाज चूजन। क्या मतलब है, तो देखिए अगर मोनार्की था तो रूल करेगा राजा ही। तो मोनार्की जब खत्म होगा तो कोई होना चाहिए ना देश चलाने के लिए, इसीलिए संविधान बनाया गया, एक जनरल असेंबली बनाया गया, इसीलिए एक नया जनरल असेंबली बनाया गया। और क्या क्या काम हुआ, और जो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको और स्पेशली ध्यान रखिए कि द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, याद रखिए लास्ट ये हमें याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ला पैट्री और लास्ट। ला पैट्री का क्या मतलब है, ला पैट्री का मतलब है फादरलैंड, फादरलैंड। और ला सिटोयन का मतलब है सिटीजन। ये काफी फ्रेंच वर्ड है और इसका हिंदी में इंग्लिश में अनुवाद होता है सिटीजन यानी नागरिक। ला पैट्री ला सिटोयन क्यों, तो पहले जो फ्रेंच जो है अलग अलग समाज में डिवाइडेड था, अलग अलग समाज में डिवाइडेड था, तो इसीलिए ऊंच नीच का भावना था समाज में। यानी कुछ हायर स्टेट थे, वो कहते थे लोग कि तुम मुझे मैडम सर ये बोलो, ये नहीं कि आप नॉर्मल की तरह। यानी जो नीचे स्ट्रीट के लोग थे वो ऊंचे समाज के लोगों से बात नहीं कर सकते थे ऐसे जैसे कि हेलो कैसे। यानी हाँ, उस समय काफी भेदभाव था, काफी भेदभाव था लोगों में। लोग जो है, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि क्या क्या
स्टेप्स लिए गए हैं कि फ्रेंच नेशन बनाने के लिए, नेशन स्टेट बनाने के लिए। उसी में से कुछ स्टेट और है स्टेप्स। पहला स्टेप है न्यू फ्रेंच फ्लैग चूजन, यानी कि नया फ्रेंच का फ्लैग चुना गया। न्यू जनरल असेंबली वाज इलेक्टेड, यानी एक नया जनरल असेंबली बनाया गया लोगों के को रूल करने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए। चलिए अगला क्या है, आइडियाज ऑफ ला पैट्रियोटिज्म। आइडियाज ऑफ ला पैट्रियोटिज्म इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए कि फादरलैंड और सिटीजन लोगों को यह कैप्चर कराया जाने लगा, और जो फ्रेंच भाषा था उसको बना दिया गया कि नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज, ये याद रखिए, फ्रेंच लैंग्वेज को चुना गया एज अ नेशनल लैंग्वेज। फ्रेंच लैंग्वेज वाज चोजन एज अ नेशनल लैंग्वेज। चलिए, तो ये याद रख, और एक पोस्ट टेकन, यानी एक नया नया जितने भी जनरल असेंबली में लोग चुने गए उन लोगों ने शपथ लिया, और दे अलग अलग चीजें, एक नया नया देशभक्ति गाने बने, शहीदों को याद किया गया। तो ये सारी चीजें जो है वो कब शुरू हुआ, जब नेशन स्टेट बनाने की बात आई। उसके बाद इस चैप्टर में हम लोग और क्या पढ़ेंगे, तो धीरे 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 नेशन स्टेट बना। नेशन स्टेट में धीरे धीरे लोगों में आपस में विवाद होने लगा। उसके बाद नेपोलियन आया। नेपोलियन कैसे एक नेशन स्टेट के नाम बोल के लोगों को, अलग अलग लोगों पर कब्जा, अलग अलग देशों के ऊपर कब्जा करने लगा, एक नेशन स्टेट का नाम बोल बोल के हुआ। उसने अपने अंदर एक बहुत ही बड़ा एरिया कैप्चर कर लिया, लोगों को अंधेरे में डाल के कि हाँ हम आपको नेशन स्टेट बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग आते हैं कि लोग एक कब होंगे, जब उन लोग के अंदर जो अलग अलग होने की भावना है जब वो खत्म होगी तभी लोग एक होंगे। तो अब ये कैसे था और लोग कैसे लोग अलग अलग थे, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो लोग कैसे अलग अलग थे उसके बारे में आइए जाना। हम्म, तो यूरोप के कुछ रीजन थे, ठीक है, यूरोप के कुछ रीजन थे जैसे कि हैब्सबर्ग, ऑस्ट्रिया, ये सारे जो देश है, हंगरी, ये सब जो देश है जो इनका नाम बता रहा हूँ, ये अलग अलग भागों में बटे थे। ये अलग अलग भागों में बटे थे। अलग अलग भागों में बंटने से क्या, तो इनके अंदर जो लोग थे वो अलग अलग भाषाएं बोलते थे, लोग का अलग अलग रहने खाने पीने का ढंग था। तो चलिए ऐसे कुछ एरिया के बारे में अपने हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला एरिया उसमें का हैंसबर्ग। पहला एरिया है हैंसबर्ग एम्पायर। जो हैंसबर्ग एम्पायर का क्षेत्र था, जो हैंसबर्ग एम्पायर का क्षेत्र था उसमें बहुत सारे इलाके थे। कुछ एल्पाइन रीजन थे। कौन कौन से इलाके थे, अलग अलग भागों में बटा था, पर कौन कौन से इलाके थे उनका पहले जैसे यही हैंसबर्ग एम्पायर के अंदर टाइरोल थे, ऑस्ट्रिया थे, यानी बहुत सारे भागों में बटा था। अगर ये बहुत सारे भागों में बटा होगा तो लोगों की बोलने का तरीका, लोगों के खाने का तरीका, खाने पीने का जो भी कस्टम, यानी एक नॉर्मल जिंदगी जीने का तरीका था वो अलग था, भाषाएं अलग थी। टाइरोल, ऑस्ट्रेलिया, और ये बहुत भागों में बटा था। इसके बारे में पढ़ते हैं, स्टूडेंट लैंड, ये सब जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्टूडेंट लैंड, और और भी कुछ भाग था जैसे लोम्बार्डी था, वियना था, ये सब चीजें। तो जो मेरे कहने का मतलब है कि लोगों के अंदर जो अलग अलग जो भावना है कैसे मिटेगी जब हम एक हों और नेशन स्टेट बने। तो ये भावना जो है धीरे धीरे धीरे, तो ये सब एरिया है जो अलग अलग भाग में हैंसबर्ग एम्पायर बटा था। इसके लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, जैसे गैलेशिया जो है उसमें लोग पोलिश बोलते थे। उसी के बगल में हंगरी का ही पार्ट है, तो उसी के जस्ट बगल में लोग magyar बोलते थे। फिर बोहेमिया है, फिर बोहेमिया में स्लोवाक है, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग रहते थे जो एक दूसरे से काफी भिन्न बात करते थे। भिन्न रहने पीने का तरीका था। जब धीरे 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 इनको मिटाया गया तभी नेशन स्टेट बना। तो एकदम प्रोसेस नहीं, एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है नेशन स्टेट बनने का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जो अब नेशन स्टेट बनाया किसने, समाज में बहुत सारे पार्ट होते हैं, अमीर लोग, गरीब लोग, और कुछ मिडिल क्लास। तो हम जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है इसको नेशन स्टेट बनाने में जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई, सबसे ज्यादा सबसे बड़ी भूमिका निभाई जब मिडिल क्लास लोगों ने। इनके बारे में सुना चाहिए। जो मिडिल क्लास लोग थे सबसे पहले जो थे वो थे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी क्या है, एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी इसका मतलब है अमीर लोग। अमीर लोग
एरिस्टोक्रेसी अमीर लोग और गरीब। ये पहले तो मेन दो यूरोप में टाइप के लोग बनाए थे, और धीरे 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 जैसे जैसे लोगों ने समुद्र से व्यापार करना शुरू किया, अपनी चीजों को दूसरे देशों में भेजना शुरू किया, व्यापार करने लगे, अलग अलग खाने पीने की चीजें जब एक देश से दूसरे जगह गई, तो धीरे 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 ऐसे में एक नए क्लास का जन्म हुआ, और उस नए क्लास का नाम था मिडिल क्लास। मिडिल क्लास के बारे में हमें समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही मिलकर फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाया था। फ्रांस को नेशन स्टेट बनाने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। चलिए तो जानते हैं कैसे भूमिका थी। तो इनका कैसे जन्म हुआ, तो इनका ट्रेड से जन्म हुआ, वे ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले जो है हायर स्टेट के लोग ही सिर्फ उनको पढ़ने का अधिकार होता था, जो लोअर स्टेट के लोग थे उनके पास पढ़ने का राइट नहीं था, सिर्फ हायर स्टेट के लोग ही पढ़ सकते थे। पर ये जो मिडिल क्लास लोग थे, इनकी क्या क्या खासियत थी, इनके पास पैसा भी था, ज्ञान भी, इनके पास मनी भी था और नॉलेज भी था। अब मान लीजिए अगर मेरे पास ज्ञान है, तो अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है तो मैं उसके लिए आवाज उठा सकता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये गलत हो रहा है, तो मैं इसके लिए आवाज उठाऊंगा। और जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने देखा कि जो जो बड़े जो मोनार्की है, वो मिडिल क्लास के जो भी छोटे जो गरीब लोग थे उनको कम राइट दिया जा रहा है, उनसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। और इन सब चीजों को देखते हुए मिडिल क्लास लोगों ने सोचा कि नहीं ये गलत है, और इसका विरोध किया जाए, इसका विरोध किया जाए। इसी चीज को विरोध करने के लिए उन्होंने आवाजें उठाई, रेवोल्यूशंस किए। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे, द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। न्यू मिडिल क्लास के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगा, याद रखें, द न्यू मिडिल क्लास इसलिए क्योंकि इससे पहले तक 1789 से पहले तक फ्रांस के अंदर मिडिल क्लास का जन्म नहीं हुआ था। फ्रांस के अंदर मिडिल क्लास का जन्म नहीं हुआ था तो लोगों से पता कि आवाज नहीं उठाता, गरीब लोग थे वो सहते थे ऊपर क्लास के लोगों का दबाव। तो जब जैसे ही न्यू मिडिल क्लास का जन्म हुआ, जो वैसे ही नेशनलिज्म की भावना का जन्म हुआ, वे आवाज उठाने लगे, उन्होंने क्या गलत है, क्या किन चीजों में सुधार होनी चाहिए, जंगी जो में होना चाहिए कि हाँ ये चीज बदलने की जरूरत है। तो जैसा हम अपने पुराने टॉपिक पे थे कि क्या क्या सबसे पहले शुरू में हम लोग रिकॉल कर लेते हैं आखिरकार हमने अभी तक पढ़ा गया। सबसे पहले हम एक पेंटिंग के बारे में पढ़ा जिसे पेंटिंग सोरियो ने बनाया था। पेंटिंग सोरियो ने कब बनाया था, तो 1814 में बनाया था। उस पेंटिंग में क्या क्या था, उस पेंटिंग में जो था, उस पेंटिंग में एक स्टैचू था, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। और उसके पीछे पीछे जितने भी देश हैं वो उसको फॉलो कर रहे हैं। सबसे आगे कौन से दो देश है, उसके बाद जो भी याद रखिए सबसे आगे कौन दो देश है, स्विट्जरलैंड, यूएसए। और उसके बाद हमने पढ़ा कि धीरे 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 लोगों में नेशनलिज्म की भावना जाग जाग तो जगाया कौन, उसमें सबसे बड़ा योगदान था द न्यू मिडिल क्लास का। मिडिल क्लास के लोग जो थे वो दरअसल वो अमीर भी थे, उनके पास मनी भी था, एजुकेशन भी था। उन्होंने उनके पास गांव में जमीनें थी, उनके पास ट्रेड से पैसे आते थे। और फ्रेंच लोगों ने, इसका हमने पढ़ा कि फ्रेंच लोगों ने कितनी चीजों का इस्तेमाल किया नेशनलिज्म स्टेट दिखाने के तौर पे। तो कुछ चीजें थे जैसे थी, हमने पढ़ा है कि असेंबली, नया जनरल असेंबली बनाया गया, एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन कंट्रोल करेगा सारे लोगों को। उसके बाद हमने पढ़ा कि एक नया फ्रेंच फ्लैग चुना गया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट की फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज बताया गया, फ्रेंच लैंग्वेज को एक नेशनल लैंग्वेज बताया। उसके बाद हमने पढ़ा कि देखिए उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसके बाद नेपोलियन आया, नेपोलियन ने धीरे धीरे करके सारे देशों को जीता। तो ये सब जो सारा प्रोसेस है हम लोग अब पढ़ेंगे। हम लोग याद करा दे आपको जब हम थे कि सबसे पहले मिडिल क्लास का जन्म हुआ था, उन्होंने जो एजुकेशन था उन्होंने इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद दरअसल ये हुआ 1789 1789 में, सॉरी 1789 में, 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन कब हुआ, 1789 में, पहले भी बता चुका हूँ फिर भी बताता हूँ कि 1789 में रिवॉल्यूशन हुआ। रिवॉल्यूशन हुआ और जो मोनार्की था उसको हटा दिया गया, उसको हटा दिया गया। चलिए अब वापस आते हैं, तो मोनार्की हटा दिया, मिडिल क्लास आया। मिडिल क्लास में जो लोग थे वो किस माइंडसेट, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते थे, तो वो था लिबरल इस्लाम।
और लिबरल का क्या मतलब है? जो लिबरल एक वर्ड है, ये स्पेसिफिक वर्ड का मतलब है कि फ्री, आजाद। आजाद किससे? आजाद मोनार्की से। आजाद होना है मोनार्की से, बनाना है नेशन स्टेट। द लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड्स फॉर लिबरल नेशनलिज्म। समाज में अलग अलग लोगों के लिए आजादी अलग अलग तौर पर है। जैसे व्यापारी लोग थे, इकोनॉमिक रूप से देखा जाए तो क्या हो सकती है आजादी? इकोनॉमिक रूप से आजादी हो सकती है कि ट्रेड पे जो टैक्स है, ट्रेड पे जो ज्यादा टैक्स लग रहा है उसको कम कर दिया जाए। जो भी मापने का यूनिट है, जो भी करेंसी है, यूज हो रहा है वहां पे, एक तो बताया जाए तो फ्रांस में लगभग लगभग 32 करेंसीज का इस्तेमाल हुआ था। ठीक है, जिसको धीरे धीरे कमा कर कम, यानी इकोनॉमिक स्फीयर में लिबरलिज्म का यही मतलब है कि टैक्स को घटाओ, एक यूनिट रखो और एक करेंसी रखो। इकोनॉमिक स्फीयर की बात करें, अब आइए पॉलिटिकल स्फीयर। तो पॉलिटिकल यानी एक लोगों को क्या, लोगों के लिए क्या ही आजादी, उनको राइट टू इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी मिले उनको, एक एकता का भाव मिले, और उनको राइट टू वोट मिले, वोट वो कर सके, उनको ये राइट मिले। और इकोनॉमिक स्फीयर, पॉलिटिकल स्फीयर, और समाज में सभी लोगों को एक, यानी ये नहीं कि समाज में बड़ा है, ऊंचा है। उसके बाद हम लोग एक बात करेंगे कि समाज कितने स्टेट पे बना हुआ। तो जो स्टेट था जो सबसे ऊपर था, जैसा कि हम जानते हैं कि समाज जो है वो 3 स्टेट में बना हुआ है। फ्रेंच समाज 3 स्टेट में बना था, ये चीजें याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन सा था? क्या क्लर्जी, क्लर्जी। क्लर्जी में कौन से लोग थे? नोबल थे, राजा के सगे संबंधी थे, राज परिवार का मंत्री था। और अगला था नोबिलिटी, माफ करें, क्लर्जी में दरअसल पादरी आते, माफ करें गलती हो गई, क्लर्जी में आते थे पादरी, यानी चर्च के लोग। नोबिलिटी में आते थे नोबल, राजा के सदस्य। और कॉमन लोड में आते थे कॉमन लोग, कॉमनर्स में आते थे कॉमन लोग। तो ये जो क्लर्जी और नोबिलिटी, ये जो दो ग्रुप था, इस सबसे ज्यादा प्रिविलेज, कुछ छूट था कि कॉमन लोड के ऊपर उनसे ज्यादा टैक्स वसूलते थे, उनसे काम करवाते थे, बेकार काम है जिसमें उनको पैसा नहीं दिया जाता था, उल्टा उनसे काम करवाया जाता था। और धीरे 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 उनको उनको उनके ऊपर जाति करने लगे। ये जब इन दोनों को ना ही टैक्स देना पड़ता था, और ये टैक्स नहीं देते थे, सरकार इनसे टैक्स नहीं लेती, सरकार सारा टैक्स इससे लेती थी, ऊपर से ये लोग एक अलग से टैक्स लेते। ठीक है, कुछ टैक्स का मैं कुछ टैक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। जो कुछ टैक्स है, कुछ टैक्स है बता दीजिए। फिर था टैक्स जो किसे लिया जाता था? चर्च के द्वारा लिया जाता, चर्च के द्वारा कॉमन लोगों से, किसानों से सीधे एक टैक्स जो चर्च के लोगों को लिया। उसके बाद फ्रांस का करेंसी क्या था? फ्रांस का करेंसी था लिब्रे। याद रखिए, फ्रांस का करेंसी था लिब्रे। और उनके ऊपर एक और टैक्स लिया जाता था जो सरकार उनसे लेती थी, जिनका नाम, जिस टैक्स का नाम था टैरिफ। याद रखो। चलिए, तो धीरे 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 लोगों में एक होने का भाव हुआ, उन्होंने रिवॉल्यूशन किया, और फिर जाके 79 का रिवॉल्यूशन हुआ। चलिए, उस रिवॉल्यूशन में कैसे मिडिल क्लास लोगों ने, कैसे अनेक लोगों की क्या भूमिका थी उस रिवॉल्यूशन में? तो पहला जो था लिबरल नेशनलिज्म। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब है फ्री होना। अभी मैंने बताया कि इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या क्या मतलब है, यानी टैक्स, जितने भी सरकार जो इंडस्ट्री पे टैक्स लेता था, टैक्स ट्रेड पे टैक्स लेता था उसको कम करे, करेंसी को कम करे, एक करेंसी रखे। वेट और मेजरमेंट, मापने तौलने की चीजों को भी एक किया जाए। जैसे जो फ्रांस में जो अलग अलग भाग में जो था, जैसे न्यूरमबर्ग और शिला के, यानी फ्रांस के अंदर अलग जो भी स्टेट्स थे, उस स्टेट्स में अलग अलग करेंसी था। ठीक है, अलग अलग करेंसी था। और प्लस
मापने का जो इकाई था, मापने का जो इकाई था वह अलग अलग था, और वो अलग अलग था, यानी इले, जो याद रखिए कि फ्रांस का जैसे यहाँ मीटर होता है, वहाँ पे मापने के इले होता है। इले जो है उसका वैल्यू अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। जैसे कि न्यूरमबर्ग में इले का कभी 91 है, दूसरे जगह कभी 92, किसी दूसरे स्टेट में 94, यानी एक फिक्स नहीं था। वेट एंड मेजर के लिए एक फिक्स यूनिट नहीं था। तो और उसके बाद इकोनॉमिक स्फीयर समझ लिया, उसके बाद पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर में यह आया कि लोगों को राइट टू इक्वलिटी मिले और लोग जो है समाज में एक हो सके। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ टॉपिक हो गया कॉमन मतलब क्या है। A new conservatism after 1850, एक न्यू कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म का क्या मतलब है? सबसे पहले कंजर्वेटिज्म का मतलब है पुरानी सोच, यानी जो पुराना जो सिस्टम है उसको फिर से वापस लाया जाए, जो पुराने समय से चलता आ रहा है। ये लोगों में शुरुआत में बदलाव का भाव था, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका मानना था नहीं, जो बदलाव हुआ है, जो मोनार्की हटा है वो गलत है, मोनार्की ही रहना चाहिए। तो वैसे लोग मोनार्की को रीस्टोर करना चाहते हैं, वैसे लोगों को हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव, कहेंगे कंजर्वेटिव। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन से लोग थे जिन्होंने, जिनका यह मानना था कि पुराने सिस्टम मोनार्की को रीस्टोर किया जाए, तो वो लोग थे कंजर्वेटिव्स। चलिए उसके बाद 1800, हाँ न्यू कंजर्वेटिव आपका 1815 के बाद ये लोग थे, निकलार चला कि नहीं, जो पुराना सिस्टम है उसको वापस लाया। इसी के तहत न्यू कंजर्वेटिज्म के तहत वापस से मोनार्की को लाया गया। मोनार्की को लाया गया तो कैसे? ट्रीटी ऑफ वियना से। ये ट्रीटी ऑफ वियना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा भी गया, वैसे क्वेश्चन में अच्छा खासा आ सकता है। ट्रीटी ऑफ वियना क्या था? ट्रीटी ऑफ वियना एक ट्रीटी था, साइन किया गया था फ्रांस के अंदर, ठीक है। बोर्बन डायनेस्टी को वापस से लाया गया। फ्रांस में बोर्बन डायनेस्टी चल रहा था, लुइस 16 उसका राजा था। लुइस 16 को हटा दिया गया था 1789 में, और उसके बाद फिर से बोर्बन डायनेस्टी को लाया गया और इसका राजा बनाया गया लुइस फिलिप। लुइस फिलिप राजा बना फ्रांस। देखिए फ्रांस के जो राजा बना, तो फ्रांस में देखिए उसका जो चिन्ह लाया गया, ट्रीटी ऑफ वियना हुआ, लुइस फिलिप को राजा बनाया, और उसके बाद फ्रांस का जो बाउंड्री था ना, उसको बहुत सारा नया नया स्टेट बैठा दिया। क्यों? क्योंकि फ्रांस जो है वहाँ मान लीजिए फ्यूचर में किसी से फ्रांस से बाहर हो तो वो किया जा सके, और जो है नया नया कन्फेडरेशन। देखिए एक और जर्मन कन्फेडरेशन के बारे में पढ़ना है। कन्फेडरेशन ये क्या था? जर्मन कन्फेडरेशन जो था ना, तो एक प्रकार का संगठन संगठन था, जिसे बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा। नेपोलियन जब था उसने 39 राज्यों का एक संगठन बनाया था, ठीक है। 39 राज्यों का एक संगठन बनाया था, कन्फेडरेशन बना। इसके अंतर्गत सारे राज्यों को के लिए एक सिस्टम बैठाया गया था जो कंट्रोल करेगा पॉलिटिकल को, इसके इनकम को, यानी इसको जो जर्मन कन्फेडरेशन नेपोलियन के द्वारा जो लाया गया इसको छोड़ नहीं देंगे, जो जैसा है उसको वैसे रहेगा। इस ट्रीटी ऑफ वियना में इस चीज को चेंज नहीं किया गया। और उसके बाद देखिए क्या जर्मन कन्फेडरेशन जो है उसको वैसे ही रहने दिया गया। उसके बाद देखिए यही ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में हमको यही जानना है। द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 यहाँ पे कवर होता है। फिर से अगर हम लोग इसको रिपीट करते हैं कि द न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815 में हमको यह पढ़ना है कि जो पुराना सिस्टम था उसको वापस से रीस्टोर किया गया। बर्बन डायनेस्टी में जो पुराना सिस्टम के तहत काम कर रहा था उसको जो हटा दिया गया था उसको वापस से लाया गया। लुइस फिलिप को राजा बनाया गया। जो फ्रांस स्टेट है उसके साइड नया नया स्टेट बैठा दिया गया। और क्या देखिए चलिए ये टॉपिक खाना खत्म हो चुका है। ये लोग फिर जा रहा है द रिवोल्यूशनरीज। कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने आवाजें उठाई इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, कि जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है वो गलत। द रिवोल्यूशनरीज में एक बहुत फेमस क्रांतिकारी का जिक्र है जिसका नाम है
इसकी इमेजिन ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसकी इनके बारे में तो पढ़ना ही पढ़ना है और काफी इंपॉर्टेंट इनसे शॉर्ट नोट मान लीजिए एग्जाम में ऐसे आपसे पूछ दिया कि जो जिसकी इमेजिन थे ये जिसकी इमेजिन थे जिसकी इमेजिन वो एक क्रांतिकारी, ठीक है, जिनका अलग अलग क्रांतिकारी संगठन था, मजहब के खिलाफ उन्होंने सपोर्ट किया, ठीक है। जैसे जन्म 1805 में उनका जन्म, ठीक है, 1805 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने, अब चलिए जानते हैं वो किसकी सीक्रेट सोसाइटी के भाग रह चुके। सीक्रेट सोसाइटी एक ऐसा सोसाइटी है जिसमें लोग जो है संगठन बना के राजा का विरोध, यानी एक राजा के विरोध करने के लिए एक संगठन है। तो संगठन क्या क्या है, तो सबसे पहले जो है मैजनी पहले से ही मतलब क्या वो जवान थे, उसी तरह से सीक्रेट सोसाइटी कार्बोनेडी के पार्ट वो रह चुके। ये जो कार्बोनेडी एक सीक्रेट सोसाइटी है इसके पार्ट वो पहले से ही यहाँ से अच्छा सा वन वर्ड का क्वेश्चन आ सकता है कि युधिष्ठिर मैथिली का जन्म कब हुआ था, 1805, और वो किस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर थे, वो कार्बोनेडी के। चलिए आगे आते हैं कि अब उन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या उन्होंने स्टेप लिया, जिससे यह पता चलता है कि वो क्रांतिकारी गतिविधि में थे। तो उन्होंने सबसे पहले जो बुल्गारिया जगह है वहां पे उन्होंने एक रिवॉल्यूशन किया, सरकार के खिलाफ एक क्रांतिकारी समझे विरोध किया। इसी चक्कर में उनको देश से बाहर फेंक दिया, बुल्गारिया में क्रांतिकारी गतिविधि करने का देश से निकाल दिया। उसके बाद जो देश से निकाला गया उसके बाद फिर से, लेकिन फिर भी वो देश से बाहर निकालने के बाद भी क्रांतिकारी से मतलब से ऐसा नहीं उन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद उन्होंने अंडरग्राउंड रख के दो नए यूरोप में अलग अलग जगहों पे सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहला बनाया यंग इटली मर्सिलीज में, मर्सिलीज दरअसल फ्रांस का सिटी है, वहां पे उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ओके 3 नंबर से काफी अच्छा क्वेश्चन आता है कि कौन से सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर रह चुके हैं और उन्होंने कौन सी सोसाइटी फॉर्म, यंग इटली मर्सिलीज और यंग यूरोप इन बर्न, यंग यूरोप इन बर्न, समझे, यंग यूरोप इन बर्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद हाँ ये टॉपिक जो द रिवॉल्यूशनरीज टॉपिक है वो खत्म होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन के बारे में। रोमांटिक इमेजिनेशन, रोमांटिक इमेजिनेशन क्या है? रोमांटिक इमेजिनेशन का मतलब होता है कि देश के प्रति सद्भाव दिखाना, अच्छा फीलिंग दिखाना। कैसे? मतलब विरोध करना है पर ऐसे नहीं, जैसे कला, कला के इस्तेमाल से, गाना के इस्तेमाल से, अपने जरा लोकगीत गा के, लोग नृत्य करके, लोग डांस करके यह दिखाना कि हाँ हम लोग एक हैं। तो यही है रोमांटिक इमेजिनेशन, ठीक है। रोमांटिक इमेजिनेशन में किन किन कवियों ने सपोर्ट किया? तो पहले थे कि जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, इम्पोर्टेंट यह पर्सन है इस रिवॉल्यूशन में, रोमांटिक इमेजिनेशन में टॉपिक। तो जोहान गॉटफ्रीड हर्डर थे, उन्होंने दास वोल्फ शुरुआत किया। दास वोल्फ, दास वोल्फ क्या हो, दास वोल्फ एक टाइप का गाना, एक टाइप का एक ऐसा स्टेप है जिससे पुराने गाने, पुरानी चीज, पुराने नेशनल जो लोग नृत्य रह चुके हैं उसको रिवाइव करना, भक्ति गीत के तौर पे, एक नृत्य के तौर पे, डांस के तौर पे जो नेशनलिज्म की भावना है उसका विकास करना, ठीक है। ये दास, तो दास और इससे उन्होंने कौन सा मूवमेंट का शुरुआत, ये भी इम्पोर्टेंट जानना है कि उन्होंने उन्होंने शुरुआत किया दास वोल्फ नाम के, दास वोल्फ नाम के और शुरुआत किया। और इसी दास वोल्फ को एक मूवमेंट के तौर पे अगर जोड़ा जाए
तो इसका नाम दिया गया वोल्गिस। वोल्गिस ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखो, वोल्गिस। चलिए तो अगला हम लोग पढ़ेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड स्पेक्युलर। लोग जो है पुराने गीतों को याद करने लगे, लोग नृत्य करने लगे, लोग भाषा बोलने लगे, किस चीज को दिखाने के लिए? देश के प्रति भावना को दिखाने। चलिए तो रोमांटिक इमेजिनेशन तो जो हम लोग इसके बारे में डिटेल में आपने पढ़ी, और वो मैंने ये याद रखना कि रोमांटिक इमेजिनेशन में जोहान बर्ट फर्डर ने दास वोल्ट स्टार्ट किया। दास वोल्ट की कोई मूवमेंट के तौर पे वो गेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। नेपोलियन बोनापार्टे नेपोलियन चाचा भी कैसे नेपोलियन चाचा की देखिए, नेपोलियन चाचा एक बहुत ही साहसी आदमी थे, साहसी थे। चलिए तो जैसे हम अपने टॉपिक पे थे नेपोलियन, नेपोलियन के बारे में हम अब नेपोलियन चाचा यानी नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में समझते। जो नेपोलियन बोनापार्टे थे वो शुरू से एक साहसी इंसान थे। उनके बारे में कई कहानियां हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए उनका इतिहास क्या था, कैसे उन्होंने किया जिससे उनको बताया गया कि वो जो है उनका क्या सपना था। चलिए बताएं। दरअसल नेपोलियन जो है वो सबसे पहले सेना में एक मैसेंजर के काम मैसेंजर थे, जिनका काम था एक जगह से दूसरे जगह पे मैसेज पहुंचाना। धीरे 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 वो सेना के कॉर्पोरल रैंक पे गए, यानी बड़े रैंक पे गए, और क्या धीरे 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 उन्होंने एक मिलिट्री लीडर बन गए, एक डिक्टेटर बन गए। नेपोलियन बोनापार्ट जब धीरे धीरे जब फ्रांस पे कब्जा किया, ठीक है, तो धीरे 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 वहां पे नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस पे कब्जा किया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई यहाँ से एक बढ़िया सा 5 नंबर का क्वेश्चन उठ किया जाता है 3 नंबर का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 देखिए आप, सिविल कोड ऑफ 1804 ये टॉपिक आप मोस्टली याद रखेंगे, इसमें चीजें सॉरी यार। सिविल कोड ऑफ 1804 में था कि जो भी फ्यूडल टैक्स, जो भी टैक्स जो दिया जाता था बड़े बड़े राजा के लोगों को, चर्च को, उन टैक्स को खत्म कर दिया गया। जितना भी करेंसी, बहुत सारी करेंसी जो चल रही थी उस करेंसी को कम कर दिया गया। जो भी स्टैंडर्ड वेट जो मापने तौलने की इकाई है उसको कम किया गया। इतना कि जितना कि जो भी व्यापारी हो उसको सहूलियत कि हाँ ये एक बदलाव। जितने स्टेप लिए गए वो लोग के हित में लिए। जो भी करेंसी था, जैसे लिबरे जो करेंसी था, सिर्फ लिबरे ही नहीं था, फ्रांस में बहुत सारी करेंसी चल रही थी। उन सारे करेंसी को रिड्यूस करके, कम करके एक ही करेंसी पर था जिसका नाम था लिबरे। पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि अलग अलग, जैसे फ्रांस में न्यूरमबर्ग था, वार्सो था, अलग अलग राज्य में अलग अलग करेंसी चलती थी, समझे? या फिर किसी अलग राज्य में मापने वाले का इकाई भी अलग था, इले था, किसी में ऐसे से अलग अलग करेंसी रहेगा, अलग अलग मापने वाले की इकाई, उससे क्या प्रॉब्लम आएगी? उससे मेरी क्या प्रॉब्लम आएगी? व्यापार करने में बहुत ही ज्यादा मतलब परेशानी होगा। कोई देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं दुकान में खरीदने जाऊँ, 1 किलो का अगर हमको 1100 ग्राम को देना है, मेरे लिए तो फायदा हुआ। वही अगर दूसरे राज्य में चला जाओ, वहाँ पे 1 किलो में 800 ग्राम मिलेगा, ये गलत है। और जो व्यापार करने के लोग जो हो, लोग व्यापारी जो होते हैं, उनके साथ एक और समस्या था करेंसी और दूसरा था कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी यानी ट्रेड पे लगाया गया कर। लगभग हर एक जगह पे, हर एक पोस्ट पे उनको 5% टैक्स देना पड़ता है। टोटल 11 टैरिफ ब्रैकेट है, टैक्स कलेक्ट करने वाले जनरल थे, समझे? जो अगर एक पे 5% तो 11 पे 55%, यानी आप जितना हम अर्न करते हैं, जितना इन्वेस्ट करते हैं, उसका 55% अगर हम टैक्स दे देंगे तो फिर बचेगा क्या? इस चीज को नेपोलियन ने हमारी बात समझा और इसको हटा दिया।
और ये सब चीजों से भी तो पता चलता है कि नेपोलियन की अच्छाइयाँ क्या थी, क्या क्या उसने अच्छा काम किया था। नेपोलियन का कुछ ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब कुछ बुराइयां भी थी, यानी किस कारण लोगों ने नेपोलियन को धीरे धीरे नापसंद किया। शुरू में नेपोलियन के द्वारा किए गए सुधारों के कारण नेपोलियन को एक बड़े ही हीरो के तौर पे दिखाया गया। अलग अलग फ्रांस के, यूरोप के अलग अलग जगह, अलग अलग देशों में जो नेपोलियन जो है उसको दिखाया गया एज ए भगवान के तौर पे, एक लिबर्टी, फ्री लोगों को फ्री करने वाला। ऐसे नेपोलियन बोनापार्टे को शुरू में दिखाया गया। जैसे जैसे नेपोलियन ने धीरे 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 करके लोगों की इसी भावनाओं का इस्तेमाल करके उसने एक बड़े यूरोप के एक बड़े भाग पे कब्जा कर लिया। लेकिन यूरोप, सिर्फ नेपोलियन का यह सपना नहीं था कि वो सिर्फ एक कुछ यूरोप के कुछ भागों पर कब्जा करे, उसका यह सपना था कि वो पूरे यूरोप पे कब्जा करे। हम नेपोलियन को सिकंदर से कंपेयर कर सकते हैं। सिकंदर का यह एम था कि वह पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा करे, पर जो नेपोलियन बना पाते था उसका यह संकल्प था कि वह पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करे। तो धीरे धीरे उसने अपना असली रूप दिखाना चालू किया। जैसे कि उसने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये भी मैं आपको बताता हूँ उसका उसने क्या क्या अच्छाई की। जो हमने किया टैक्स को डिक्रीज किया, करेंसी को स्टैंडर्डाइज किया यानी कम किया, और उसने क्या किए, और जो भी उसने डेवलपमेंट किया उसमें से डेवलपमेंट की। लोगों के ऊपर जो फ्यूडल टैक्स, फ्यूडल ड्यूज देना पड़ता था ऊंचे स्तर के लोगों को, तो नेपोलियन ने यह भावना को खत्म किया। जो फ्यूडल टैक्स जो होता है वो लोगों को नहीं देना। और क्या किया, और नेपोलियन की और सारी व्याख्याएं थी। तो नेपोलियन ने समाज के हर एक लोगों में एकता की भावना, यानी ये नहीं कि समाज में ऊंचे स्टेट के लोग जो है उनके पास ज्यादा प्रिविलेज है, कि उनके पास ज्यादा टैक्स उनको नहीं देना पड़ता है, और नीचे वाले जितने भी कॉमन कॉमन पीपल है उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, हर एक चीज में टैक्स देना पड़ता है। तो इस चीजों को नेपोलियन ने पूरी तरीके से साफ कर दिया। नहीं, कुछ चीजें ऐसी भी है जिससे नेपोलियन को हिट किया गया। जो मेन कारण है, अब हम ऊपर ये थी उसकी अच्छाई, ये पॉइंट आपको उसकी अच्छाई होगा। ये जानते हैं कि उसने क्या ऐसा कार्य किया जिसके कारण लोग अब उसे हिट करने लगे, जो पहले उसे देवता के तौर पे पूजते थे। तो देखिए फ्रांस उसके द्वारा किए गए गलत, जो एज ए लोगों के ऊपर दबाव के तौर पे कुछ क्रांति जैसी थी। पहला था कि उसने किया फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। क्या मतलब है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब है कि जबरदस्ती सेना में रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती सेना में लोगों को भर्ती कराना। हमने नेपोलियन पूरा यूरोप के ऊपर कब्जा करके चला था, तो एक छोटा मोटा सेना से तो ऐसा मतलब उम्मीद नहीं किया जा सकता कि एक छोटा सा कुछ लोग की सेना लेकर या पूरे यूरोप को कब्जा कर ले। इसलिए नेपोलियन ने हर घर से लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करवाना चालू कर दिया, बहुत रिक्रूटमेंट किया। और उसने टैक्स इंक्रीज किया। अभी तो हमने बात है कि टैक्स को तो डिक्रीज कर दिया गया था। देखिए जो पहले से लग रहा था टैक्स सरकार के द्वारा, चर्च के द्वारा, नोबिलिटी, उस टैक्स को तो खत्म कर दिया, पर धीरे 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 उसने टैक्सेशन को बढ़ा दिया। किस टैक्सेशन को, सेना को दी जाने वाली, नेपोलियन के डिक्टेटरशिप को दिए जाने वाले टैक्स को उसने बढ़ा दिया। फोर्स रिक्रूटमेंट, इंक्रीज टैक्स, तो ये सारी जो चीजें थी जिससे नेपोलियन के ड्रॉबैक के ऊपर हम ऐसा मान सकते हैं कि नेपोलियन ने इन चीजों के कारण नेपोलियन को हेट किया जाने लगा। ठीक है, के बाद हम अब, ये था सिविल कोड ऑफ 1804, उसके द्वारा की गई अच्छाइयों को सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं, नेपोलियन कोड कहते हैं। नेपोलियन कोड है। जैकोबिन क्लब क्या, जो क्रांतिकारी संगठन जिसने धीरे धीरे मिल करके फ्रेंच के लोगों में जो नेशनलिज्म की भावना को बढ़ाया था। एक तरीके से एक संगठन था जिसमें समाज के छोटे लोग, कमजोर लोग जो है, समाज के छोटे लोग जो है, कमजोर लोग उसमें सपोर्ट करते हैं। चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो उसके जैकोबिन क्लब जो है ना,
उसके हेड थे मैक्सिमिलियन रॉबिस्पियर। एक तरह का एक मतलब उसने अच्छे काम तो बहुत किए, पर उसको एक तौर पे थोड़ा सा तो हम जैसे अपने टॉपिक पे थे कि नेपोलियन ने जो सुधार किए उसे हम कहते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। नेपोलियन ने जो कुछ ऐसी चीजें भी थी नेपोलियन ने जिसके कारण उसको हिट किया जाता। हमने पढ़ा कि टैक्स बढ़ा दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट किया। चलिए अब हम जानते हैं कि नेपोलियन के पीरियड का अंत कैसे हुआ। अंत कब हुआ? नेपोलियन के पीरियड का अंत हुआ बैटल ऑफ वाटरलू में। अब नेपोलियन जो जिसका सोच था पूरा यूरोप जीतना है, जो यूरोप के दूसरे देश थे वो कैसे, मान ली एक राजा के तौर पे अगर हमारे कोई अगर चाह रहा है कि वो अगर मेरा राज्य जीत ले तो वो तो चाहेगा अपने राज्य को भाई बचा के रखे। इसीलिए जितने भी बचे हुए जो राज्य था उससे उन्होंने मिलकर कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने नेपोलियन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो वो पर एक ट्रिक है मैंने बनाया है पर्ब जो है इसका मतलब क्या है? तो ये जो पर्ब पी से है प्रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, आर से रशिया, बी से ब्रिटेन। तो ये जो क्या हम एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि किन किन देशों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के बैटल में हराया था? तो वो थे पर कंट्री, प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन। चलिए तो मैं थोड़ा सिलेबस से थोड़ा मतलब एक बात करना चाहूँगा कि दरअसल नेपोलियन को हराने का असली श्रेय दिया जाता है ब्रिटेन के एक नेवी के कमांडर को जिसका नाम था नील्सन। उनका योगदान है, मेन योगदान रहा नेपोलियन को हराने में। तो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ पर ने 1815 में मिलकर नेपोलियन को हरा दिया। उसके बाद और उसके बाद एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि देखिए सिविल कोड ऑफ 1804 में नेपोलियन का अच्छा ही है, नेपोलियन ने क्या क्या अच्छा काम किया और उसके बाद उसके द्वारा जो कुछ काम ऐसे किए गए जिसके कारण नेपोलियन को हेट किया गया और वो काम है ये फोर्स रिक्रूटमेंट, टैक्स इंक्रीज और चीजें। और नेपोलियन को कब हराया गया? 1815 में हराया गया, परपुतर हराया गया और उस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वाटरलू। ठीक है, हमारे घर पे आपकी कोई चचा आए, कोई लोग कोई मेहमान आए तो आप सबसे पहले क्या दीजिए हमको? पानी, और पानी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर। तो वाटर लू ऐसे एक ट्रिक के तौर पे आप याद रख सकते हैं कि नेपोलियन चचा को खड़ा है, नेपोलियन चचा को आप क्या दीजिए? पानी वाटर और वाटर लू। अब नेपोलियन चचा कब आएंगे? तो किसी पर्व के आएंगे, किसी त्योहार पे आएंगे। तो पर्व यानी प्रशिया, ऑस्ट्रिया, रशिया, ब्रिटेन। एक ऐसे भी आप याद कर सकते हैं चीजों को। तो अब ये बैटल ऑफ वाटरलू और जगह कर लिया। अगला है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। और इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए क्योंकि जो जर्मनी का यूनिफिकेशन जो है वो स्टार्ट तो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन है वो दरअसल कंप्लीट तो हो गया था 1800। जर्मनी यूनिफिकेशन कंप्लीट तो हो गया था लगभग 1848 में या फिर 1848 तक। पर इससे पहले भी लोगों ने जर्मनी में एक बार और इससे पहले लोगों ने एक तरीके से ट्राई किया था अपनी कंट्री को एक बार इससे पहले आजाद करने के लिए एक बार उन्होंने ट्राई किया था। ट्राई करके 1831 में एक बार उन्होंने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ट्राई किया था। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट दरअसल हुआ क्या था कि जो मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी के, उन्होंने जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ज़्यादातर लगभग पूरे के पूरे नेशनलिज्म एज ए कंट्री नेशनल स्टेट बनाने में सबसे ज़्यादा योगदान रहा है मिडिल क्लास लोगों का ही। ये जो मिडिल क्लास लोग थे जर्मनी के, उन्होंने मिलकर ये निश्चय किया कि हम लोग चलेंगे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में अपने आप को एक नेशनल असेंबली घोषित करेंगे कि हाँ अब हम लोग अपना जो कंट्री है उसको खुद चला सकते हैं, हमको मोनार्की की जरूरत नहीं है। तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में उन्होंने गया। दरअसल पहले फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट एक जगह नहीं थी जिसको बनाया तो लोगों ने पार्लियामेंट के तौर पे नहीं, दरअसल वो एक सेंट पॉल नाम का एक चर्च था, संत पॉल चर्च था। ठीक है, जहाँ पे लोग गए और उन्होंने उसी चर्च को एज ए पार्लियामेंट के तौर पे बदल दिया और वहाँ पे और फिर मूवमेंट तो हुआ, लोग एक तो हुए मिडिल क्लास के लोगों ने मिलकर मूवमेंट तो चलाया पर कुछ ऐसा कारण रह गया जिसके कारण मूवमेंट फेल हो गया।
तैयारी तो पूरी थी और फिर उन्हें कुछ करना ही था कि जो मिडिल क्लास लोग थे ना, ये लोग सिर्फ अपने यानी अपने बेनिफिट को ही उन्होंने लोगों के सामने दिखाया कि हाँ मेरी जो जरूरतें हैं सिर्फ सिर्फ तो वो पूरे करो। और जो मिडिल क्लास जो छोटे लोग हैं यानी जो कॉमन हो रहे हैं, उन्होंने इनके फीलिंग्स को ज़्यादा दिखाया नहीं कि हाँ इनको भी ज़रूरत है चेंज का। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। उसी कारण जो जो कॉमन लोग थे, जो गरीब आदमी थे, उन्होंने इनका सपोर्ट छोड़ दिया। क्यों सपोर्ट क्यों छोड़ दिया? क्योंकि ये लोगों ने सिर्फ अपने बारे में सोचा। अब देखिए, अब साथ में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और अकेले रहेंगे तो कोई भी आके हरा देगा। इसीलिए साथ में रहेंगे मजबूत रहेंगे। पर इनके एकता में बल नहीं था, क्योंकि एकता तो था ही नहीं। एकता में जो भी कॉमन लोग थे उन्होंने तुमको छोड़ के जा चुके थे। इसी चीज़ का फायदा उठाया। जो वहाँ का मोनार्की था और वर्ल्ड की जितनी कंट्री थे उन लोगों ने मिलकर इन लोगों को हरा दिया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को बंद करवा दिया। तो ये पहला कोशिश था जर्मनी को नेशनलिस्ट बनाने का। 1831 में डेट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। इसे यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर का पीवीआई में कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट क्या था, बताइए कि किन लोगों ने फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जाके अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, किन लोगों को बाहर क्या कारण लाया, क्या किया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट सक्सेस नहीं हो पाया। ये चीज़ें एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। अगला है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, हमने अच्छे से कवर कर लिया। अगला है मेकिंग ऑफ जर्मनी इटली। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक ऐसे है जिनके बारे में मैं एक तरीके से 100% एश्योर हूँ, 100% मैं लिख के दे रहा हूँ। ये जो टॉपिक है ये या तो जर्मनी या तो इटली का यूनिफिकेशन, या दोनों में से कोई एक यूनिफिकेशन आने ही आने हैं। दोनों में से 4 नंबर में इटली या जर्मनी, इस दोनों यूनिफिकेशन में से एक ना एक आने ही आने हैं। जब मेरा एग्जाम हुआ था तो मेरे में दोनों आए और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी उठा के देखा, उसी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन उठा के देखा। हर बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है कि जर्मनी और इटली यूनिफिकेशन बताइए। और ये सिर्फ 1 नंबर या 2 नंबर नहीं, 5 नंबर पीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब हम चलिए पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़िए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कॉपी पेन इसको अच्छे से नोट लीजिए, नोट्स बना लीजिए। वैसे मैं नोट्स दे दूँगा। ये पहला जर्मनी का यूनिफिकेशन है। तो पहला तो 1831 में हुआ जो कि फेल कर गया, पर लोगों ने हार नहीं माना, फिर ट्राई किया गया। ट्राई किया तो देखिए जर्मनी में था मोनार्की, वो तो होने नहीं दे रहा था। तो इस समय जर्मनी का मदद किया प्रशिया ने। और प्रशिया की कौन था राजा? प्रशिया के राजा किंग विलियम वन और उनके सेनापति ओट्टो वन बिस्मार्क। ठीक है, ओट्टो वन बिस्मार्क, ठीक है। इन्होंने जर्मनी के कॉमन लोगों का सपोर्ट किया। इनके सपोर्ट से ही जर्मनी जाके 1871 में एज ए नेशन स्टेट बन पाया, क्योंकि इनके पीछे प्रशिया का सपोर्ट था। और प्रशिया में ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, 2 नंबर या 1 नंबर में पूछता है कि बताइए जर्मनी में जब नेशन स्टेट बन रहा था तो उस समय प्रशिया का किस प्रशियन किंग ने हेल्प किया था, प्राइम मिनिस्टर कौन था? तो जो प्रशियन किंग था किंग विलियम वन, और जो सेनापति उसका था वो था ओट्टो वन बिस्मार्क। चलो तो अब ये हुआ जर्मनी, द मेकिंग ऑफ जर्मनी के यूनिफिकेशन। यहीं पे जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ। और हाँ, और ये जो डेट है या एग्जैक्ट डेट जिस दिन यूनिफिकेशन कंप्लीट हुआ था तो 18 जनवरी 1871, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी 1871। अब प्रश्न की कैसे मिलेगा, तो हमने जर्मनी का यूनिफिकेशन देख लिया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ जर्मनी का यूनिफिकेशन। जर्मनी के यूनिफिकेशन का पहला शुरुआत हुआ था 1831 में, जब लोगों ने मिलकर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में गए थे। वहाँ पे अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया, पर उन लोग यह ज़्यादा दिन तक चला नहीं, क्योंकि कॉमन जो लोग थे उन्होंने इनका सपोर्ट नहीं किया। क्यों नहीं सपोर्ट किया? क्योंकि ये लोग सिर्फ अपना बात रख रहे थे, हमको जो परेशानी है वो रख रहे थे। ये नहीं कि सबको साथ लेके चला है तो सबका परेशानी उसको भी यहाँ पे लाए। उन्होंने सिर्फ अपना ही परेशानी को बताया लोगों के सामने। इसी कारण 1831 का संभव नहीं हो पाया और समय मिल गया, इस मूवमेंट को दबा दिया, मोनार्की नहीं मिली। अगला ट्राई किया गया 1848 में। 1848 में किया गया 1858। तो इस समय लोग अकेले नहीं थे, मूवमेंट फेल होने का चांस नहीं था, क्योंकि इस बार उन लोगों के साथ प्रशियन किंग था
और पर्शियन किंग था जिसका नाम था श्रीमान कैसर विलियम। और उनके प्रधानमंत्री ओट्टो वन बिस्मार्क। सेनापति इसके वजह चलिए अब कैसर विलियम वन ऑफ जर्मनी कंप्लीट। इटली के बारे में पढ़ते। इटली का क्या सीन था? यूनिफिकेशन ऑफ इटली संभव हुआ कैसे? तो इटली जैसे जर्मनी एक स्टेट था, प्रशिया की स्टेट था, इस सब यूनिफिकेशन तो हो गया, पर इटली के स्टेट मतलब इटली स्टेट था पर वो एक ही इटली बहुत बहुत भागों में टूटा हुआ था। यूनिफिकेशन का क्या मतलब है कि जितने देश में अलग अलग समुदाय अलग अलग भाग में जो लोग लड़ रहे हैं उनको जोड़ना और एक बना। तो इटली का अब स्टार्ट करते हैं इटली का यूनिफिकेशन। तो इटली जो है 7 भागों में बटा था, 7 राज्यों में बटा था, और 7 राज्यों में सिर्फ एक ही ऐसा राज्य था जहाँ पे कोई इटालियन प्रिंस रहता, इटली का प्रिंस राज करता। और उसमें दूसरे जगह से लोग आए थे, ऐसे पॉप थे, तो कभी फ्रेंच थे, फ्रेंच कॉलोनी थे, अलग अलग लोगों ने जो सेवन स्टेट था उन पर कब्जा कर रखा था। सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जहाँ पे एक इटली का राजकुमार था, और उस राजकुमार का नाम था विक्टर इमैनुअल। सॉरी उस राजा का सॉरी हाँ उस राजा विक्टर इमैनुअल 2। और वह किस राज्य का था? वो कौन सा राज्य था जहाँ पे कोई इटली का राजकुमार रूल कर रहा था? वो था सर्डिनिया-पिएडमोंट। याद रखिए सर्डिनिया-पिएडमोंट पास था, वहाँ पे एक राजकुमार रहता था जो रूल करता था, उसको बोलता था किंग विक्टर इमैनुअल। क्या था? किंग विक्टर इमैनुअल। सर्डिनिया-पिएडमोंट एक राज्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से बताया सर्डिनिया-पिएडमोंट एक फिर से बताता हूँ। यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली 7 भाग में बटा था, 6 भाग पे दूसरे लोग दूसरे कंट्री के लोग आके कब्जा करके रूल कर रहे थे। सिर्फ 7वां जो राज्य था सर्डिनिया-पिएडमोंट, सिर्फ उसी पे कोई इटली का राजकुमार रूल कर रहा था। उस राजकुमार का नाम था किंग विक्टर इमैनुअल 2। किंग विक्टर इमैनुअल 2। चलिए किंग विक्टर इमैनुअल 2 और उसका साथ देने के लिए उसका एक सेनापति था, और सेनापति का नाम था काउंट कैमिलो डे कावर। काउंट कैमिलो डे कावर। तो ये काउंट कैमिलो डे कावर था, वो दरअसल एक मतलब एक अमीर लोगों में बिलोंग करते थे। वो मतलब उनके शौक वे समाज में ऊंचा देने के लिए फ्रेंच बोलते थे, यानी उनके शौक अलग अलग थे, पर उन्होंने फ्रेंच अलग अलग शौक, अलग कंट्री, अलग अलग चीज़ों का उनको शौक था। पर जब बात हुई कि यूनिफाई किया जाए इटली को, तो उन्होंने इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। चलिए हाँ हम आप पढ़ेंगे विक्टर इमैनुअल 2 के बारे में और उसके प्रधानमंत्री काउंट के बारे में। तो देखिए इन लोगों ने मिलकर ऑस्ट्रियन ट्रूप्स 6 राज्यों में से एक राज्य जो ऑस्ट्रिया था, उस पर 6 राज्यों में से जो राज्य था उस पर ऑस्ट्रिया कंट्री में भी कब्जा कर रखा था। उन्होंने ऑस्ट्रियन ट्रूप्स को 1860 में हरा दिया और 1860 में उनमें शामिल हो गया। और उसके बाद पोप को हराया, पोप जो सेंटर में थे 7 राज्यों में से उनको हराया। और फ्रेंच कॉलोनी जो इटली के नॉर्थ में रूल कर रही थी, उन्होंने उनको भी हराया। और तब 7 साल की लंबी लड़ाई के बाद अंतिम में जाके 1860 में ये जो इटली है उसका यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब हम और यहाँ पे जो ट्रूप्स ऑस्ट्रियन ट्रूप्स क्या मतलब है? ऑस्ट्रियन जो ट्रूप्स का मतलब है, ट्रूप्स का मतलब है सेना। ठीक है, अब आइए यह था यहाँ पे यूनिफिकेशन अगली कंप्लीट। फिर ये अगर रिवाइज कर देता हूँ कि जो यूनिफिकेशन ऑफ इटली था, इटली 7 भाग में पड़ा था, 6 भाग में दूसरे कंट्री के लोग उस पर रूल कर रहे थे। सिर्फ एक ही भाग था सर्डिनिया-पिएडमोंट जिसमें कोई इटली का राजकुमार रूल कर रहा था। जो सर्डिनिया-पिएडमोंट पे जो रूल करता था उसका नाम है किंग विक्टर इमैनुअल 2, और उसका जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था काउंट कैमिलो डे कावर। उन्होंने मिलके इटली के यूनिफिकेशन को कंप्लीट किया। उन्होंने 1859 में ऑस्ट्रियन ट्रूप्स को हराया, और फिर उन्हें पोप को हराया और फ्रेंच को हराया। और हाँ हमारी इटली के यूनिफिकेशन में एक और महत्वपूर्ण शख्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है जिसका नाम था जिसकी गैरीबाल्डी है। उसका वह एक मजदूरों, एक किसान, छोटे समाज के छोटे लोग हैं, एक तरह के मसीहा, एक नेता के तौर पर हम कह सकते हैं। तो उसने बहुत ही ज़्यादा मदद किया इटली को यूनिफाई करने में। तो
याद रखिए 3 शख्स हैं पढ़ना इटली के यूनिफिकेशन में। सबसे पहले कि इंटरनेशनल 2 काउंट कैंडिडेट का वो उसका करती ऑस्ट्रियन इंटरनेशनल ट्रूप्स को हराया। उसके बाद जो तीसरा शख्स है गिस्पी गैरिबाल्डी, उसने जाके गिस्पी गैरिबाल्डी और उसने जाके मदद किया। गिस्पी गैरिबाल्डी के बारे में बात है तो प्रेजेंट उसको बहुत सपोर्ट करते थे, प्रेजेंट उनको बहुत सपोर्ट करते थे। ठीक है, हम ठीक है इस तरह के इससे हमारा इटली का यूनिफिकेशन का वेट हुआ। उसके बाद हम लोग को एक और यूनिफिकेशन पढ़ना है, इंग्लैंड का यूनिफिकेशन। जो इंग्लैंड का यूनिफिकेशन पढ़ना है हम लोग को, इसलिए एक तौर पे एक और यूनिफिकेशन इंग्लैंड का यूनिफिकेशन जो ब्रिटेन यूनिफिकेशन वो मतलब आमतौर पे एक नॉर्मल यूनिफिकेशन से बहुत अलग था। अलग ऐसे था कि आप बहुत से बाद अगर आपको कंट्री के लिए एक कर रहा था, आप क्या कीजिएगा, या तो शांति से विरोध कीजिएगा या लड़ाई लड़ेगा। पर ब्रिटेन की यूनिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं। दरअसल ब्रिटेन जो है वह 4 मुख्य समुदायों में बटा है और समुदाय अलग अलग जगह पे रूल करते हैं। समुदाय में था इंग्लिश समुदाय, वेल्स समुदाय, स्कॉट समुदाय और आयरिश समुदाय। तो ये इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, इनमें जो सबसे ज़्यादा पावरफुल था पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली वो था इंग्लिश। इंग्लिश समुदाय था, उसने वेल्स पे कब्जा किया। कब्जा कब किया? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंदर इसने जो इंग्लिश ने वेल्स में कब्जा किया और स्कॉट और आयरिश को इसी यूनियन के एक्ट ऑफ यूनियन के अंदर इन तीनों को मिला के उन्होंने 1801 में जाके यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। फिर से बताना चाहूँगा एक्ट ऑफ यूनियन, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश, इन सब चीज़ों के बारे में। तो एक्ट ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ब्रिटेन का यूनिफिकेशन, ब्रिटेन यूनिफिकेशन में ऐसा लिखा गया है तो कहेंगे स्ट्रेंज केस। स्ट्रेंज केस इसलिए भी है क्योंकि ना ही लड़ाई लड़ा गया, ना ही विरोध किया गया, सीधा यूनिफिकेशन हो। कैसे हुआ? 4 भागों में बटा था पूरे ब्रिटेन का, अलग अलग भागों में रहने वाले समुदाय, इंग्लिश, वेल्स, स्कॉट, आयरिश। तो इंग्लिश थे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मजबूत थे। उन्होंने वेल्स, स्कॉट और आयरिश को एक्ट ऑफ यूनियन 1707 के अंदर कब्जा कर लिया, यानी कि ये तीनों को सीधा कब्जा कर लिया और 1801 में जाकर यूनिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। इस प्रकार हम अभी तक 3 यूनिफिकेशन पढ़ चुके हैं, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन यूनिफिकेशन। अब हमने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, एलिगोरी के बारे में। चलिए बताते हैं आपको एलिगोरी के बारे में। एलिगोरी क्या है, अलग अलग देशों में कैसे उसका यूज है। चलिए एलिगोरी क्या है? एलिगोरी एक ऐसा तरीका जिससे देश के नेशनलिज्म के बारे में, अपने देश के बारे में बताया जाए। कैसे? एक फीमेल फिगर को मान के, यानी एक फीमेल फिगर को चुना जाए और वही रिप्रेजेंट करे हमारे देश को। जो फ्रेंच था, फ्रेंच के लिए इस एलिगोरी का काम किया था, फ्रेंच के लिए मैरियाना ने। यानी मैरियाना ऐसा नहीं कि मैरियाना कोई असली में लड़की थी या फिर कोई औरत थी, नहीं। एक यूटोपियन विजन, यानी एक लोग सोचते कि ये हमारे जैसे हमारे इसका भारत माता है, हम मानते हैं। ऐसे फ्रेंच का था मैरियाना। फ्रेंच का क्या था, मैं फिर से बताना चाहूँगा, फ्रेंच का था मैरियाने। जो फ्रेंच का मैरियाने था उसको किसने डिजाइन किया था, कब डिजाइन किया था? तो फ्रेंच के मैरियाने को डिजाइन किया गया था किसके द्वारा? 1850 में किया गया था। हाँ, फ्रेंच की मैरियाना को फ्रेंच की मैरियाना को डिजाइन किया गया था फ्रेंच की लोकल फ्रेंच। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी। 1850 में फ्रेंच ने अपना एलिगोरी मान लिया मैरियाना को और आता जर्मनी। इनके तो क्रांतिकारियों ने मैरियाना को चुना। जर्मनिया जो है ये एक एलिगोरी है। फ्रांस का मैरियाना, जर्मनी का। चलो नेम तरह ही लग रहा है कि मैरियाना फ्रांस का, जर्मनी। जर्मनी का जो एलिगोरी है उसको दरअसल चुना है। किसने बनाया था इसको चुना था दरअसल लुइस फिलिप वेट ने। किसने? लुइस फिलिप वेट ने। ये काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एज ए नेम बता रहे हैं उनको फिलिप वेट कहते हैं। फिलिप वेट बनाया था भाई, तो बनाया था इन्होंने 1840। याद रखिए, इम्पोर्टेंट है ये दो। एलिगोरी क्या है? एलिगोरी एक फीलिंग है,
ये एक फीमेल फिगर है जो किसी देश को रिप्रेजेंट करती है, मरियाना फ्रांस का, जर्मनी का, इसको बनाया लुईस फिलिप और 1840। तो अब हम लोग को कुछ कुछ निशानी है, कुछ कुछ मतलब कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक है ध्यान दें। एक तो उसमें से पहला चीज़ है ब्रोकन चेन। ब्रोकन चेन का क्या मतलब होता है? टूटा हुआ हथकड़ी। देखिए ब्रोकन चेन, ये याद रखे, ये सेल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछता भी है कभी। अंत में आपको बता दूंगा कि कौन कौन सा ऐसा फिगर है जिससे क्वेश्चन आता है। ब्रोकन चेन, ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करता है बीइंग फ्री, यानी मोनार्की किसी भी बंधन से मुक्त होने का। तो याद रखिए कि जो ब्रोकन चेन है वो एक रिप्रेजेंट करता है बीइंग फ्री, आजाद होने का, आजाद होने का। और अगला जो है बीइंग फ्री, ब्रोकन चेन याद रखना, फिर से बता दूंगा, ब्रोकन चेन आजाद होने का एक सिंबल है। यानी ब्रोकन चेन अगर आप एग्जाम में देखिए आपको पढ़ना कि ब्रोकन चेन यानी आजाद होने का, ठीक है। जो अगला है वो है कि हाँ, ब्रास प्लेट विथ ईगल। जैसा हम पढ़ रहे थे साइंस के बारे में, कुछ ऐसी चीजें जो रिप्रेजेंट करती है अलग अलग भावनाओं। तो पहला हमने पढ़ा था ब्रोकन चेन को। ब्रोकन चेन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट करता है बीइंग फ्री, आजाद होने को, मुक्त होने को। अगला है ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लीजिए। ब्रेस्ट प्लेट, जो ब्रेस्ट प्लेट है विथ ईगल, अब ये किस चीज को दिखाता है? तो जो ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल दिखाता है, ब्रेस्ट प्लेट विथ ईगल दिखाता है जर्मनी के स्ट्रेंथ को, जर्मन राज्य के स्ट्रेंथ को एक तौर पर उन्होंने साइन के रूप में यूज किया था। और अगला जो है वो है क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी ओक के पत्तों का मुकुट। अब हम लोग मतलब दरअसल आपको बताना चाहूँगा कि क्राउन ऑफ ओक लीव्स जो है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स दरअसल जर्मनिया के सर के ऊपर एक मुकुट है, जो जर्मनिया के सर के ऊपर है, जो रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? हीरोइज्म। हीरोइज्म यानी एक तौर से वीरता की भावना। ये जर्मनी के स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स है जर्मनी की स्ट्रेंथ को, और ये क्राउन ऑफ ओक लीव्स है ये दरअसल जर्मनिया ने अपने सर पे पहना है। क्राउन ऑफ ओक लीव्स या जर्मनिया ने अपने सर पे पहन रखा है। और क्या मतलब है? इसका मतलब है हीरोइज्म। तो बोले क्राउन ऑफ ओक लीव्स, क्राउन ऑफ ओक लीव्स तो क्या मतलब है? क्राउन ऑफ ओक लीव्स का मतलब है कि यह दरअसल जर्मनिया ने अपने सर पे पहन रखा है, उसका साफ साफ मतलब है कि यह हीरोइज्म को दिखाता है। अगला है सोर्ड, सोर्ड यानी तलवार, ये भी एक इम्पोर्टेंट साइन है, सोर्ड। सोर्ड किस चीज को दिखाता है? तलवार, तलवार दिखाता है रिडीनेस टू मेक पीस, यानी हम शांति बनाए रखने के लिए तत्पर हैं। यानी शांति कब बनेगा? जब तक हम लोग जो उग्रवादी जो शांति को भंग कर रहे हैं उसको जब तक खत्म नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं होगा। तो सोर्ड जो है शांति की तरफ तत्परता को दिखाता है। और लास्ट है हमारा ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्री कलर, ये दिखाता है रीडीनेस यानी शांति के लिए तत्परता। हमारा जो अगला और लास्ट है गोल्ड, क्या तीन वाला है मैं बताना चाहूँगा, गोल्ड रेड और ब्लैक, गोल्ड रेड और ब्लैक। या दरअसल ये ट्री कलर है, जैसे कि हम साफ साफ देख रहे हैं कि गोल्ड रेड और ब्लैक तीन कलर है तो ट्रिपल किसको कहना है? तो ये किस चीज़ को दिखाता है? तो ये दिखाता है फ्लैग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म इन 1848, समझे? यानी लोगों के द्वारा मतलब जो लिबरल लोग थे उन्होंने एक तौर पे इसे अपने झंडे के तौर पे यूज़ किया। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कवर कर लिया है, और जो भी इससे संबंधित नोट्स है मैं आपको भेज दूंगा। और याद रखिए टेलीग्राम लिंक पे जो मैं ग्रुप डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, आप वहाँ से जाके PDF नोट्स डाउनलोड कर लें।
कर ले जल्द से जल्द। और जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीवाईक्यू सारा इस पीडीएफ में भेज दूंगा।